हेलो, मेरा नाम स्टीफन हॉकिंस है। मैं एक फिजिसिस्ट, कॉस्मोलॉजिस्ट और बड़े सपने देखने वाले इंसान के तौर पे जाना जाता हूँ। हालांकि मैं हिल डुल नहीं सकता और मुझे कुछ बोलने के लिए भी कंप्यूटर की ज़रूरत होती है, लेकिन अपने अंदर मैं पूरी तरह से स्वतंत्र महसूस करता हूँ। पूरे ब्रह्मांड में घूमकर इसमें जो कुछ भी मौजूद था उसे बताने में समर्थ, इस दुनिया के बनने की अनकही कहानी। जब से कॉस्मोस की शुरुआत हुई से लेकर हमारी दुनिया और उसके अंदर मौजूद हर चीज, दूर खड़ा हमारा भविष्य, हमारा टाइम, ये स्पेस और शायद हमारे ब्रह्मांड का अंत, ये सफर इन सबको घेरे हुए है। स्टीफन हॉकिंस। मैंने यूनिवर्स के बारे में काफी वक्त तक सोच विचार किया है, लेकिन मैं कभी इससे बोर नहीं होता हूं, क्योंकि ये एक अद्भुत चीज है। ये कॉस्मोस है जो काफी फैला हुआ है। यहां नजर आ रहा हर डॉट एक दूसरी गैलेक्सी है। इनमें से हर में 400 बिलियन के करीब तारे होंगे। यूनिवर्स की ऐसी तस्वीर हाल ही में बने सुपर कंप्यूटर के कारण संभव हो पाई है। मेरे पास इसके बारे में बताने के लिए शब्द नहीं है। ये अनगिनत गैलेक्सीज आपस में एक बड़ा सा जाल बनाकर सभी दिशाओं में बढ़ती जा रही हैं। और तो और मुझे विश्वास नहीं होता कि इतनी सारी गैलेक्सीज के बीच में एक परफेक्ट स्पाइरल गैलेक्सी भी बनी होगी, मगर वो है। और उसके अंदर है येलो स्टार नाम की जगह, जिसके इर्द गिर्द 8 ग्रह घूम रहे हैं। इनमें से एक ग्रह में प्राणी रहते हैं, जिनका होना इस ब्रह्मांड की अद्भुत क्षमताओं को दिखाता है। हम बीती शताब्दी में हम अपने कॉस्मोस के बारे में इतनी चीजें जान गए हैं जितनी हम मानव इतिहास में पहले कभी नहीं जान पाए थे। और आखिरकार अब हम इन सारे रहस्यों को समझ पा रहे हैं, जिन्होंने हमारे पूर्वजों को 2 लाख वर्षों तक अचंभे में रखा। और मुझे जो बात सबसे ज्यादा पसंद है वो ये है कि इसके सभी रहस्य काफी रोचक और हैरान कर देने वाले हैं। हम सभी रात के खत्म होते ही जीना शुरू कर देते हैं। हमारी पृथ्वी और इसमें मौजूद हर चीज तारों के द्वारा बनाई गई होती हैं। हमारे सूरज की तरह हाइड्रोजन गैस की उबलती हुई बड़ी बड़ी भट्टियों ने ही आपके आंखों की पलकों को बनाया है। हम जान चुके हैं कि यूनिवर्स हमारी सोच से भी काफी पुराना है, लगभग 14 बिलियन साल पुराना। और ये लगभग इससे 2 गुने वक्त तक अपना अस्तित्व बनाकर रखेगा। लेकिन निस्संदेह इन सब में सबसे रोचक बात यह है कि ये पूरा का पूरा विशाल ब्रह्मांड, ये अनगिनत गैलेक्सीज, यहां तक कि टाइम, स्पेस और खुद प्रकृति जैसी महाशक्ति भी कभी एक शून्य से शुरू हुई है। तो शायद जिंदा रहने के लिए ये सही वक्त है। हम शायद बंदरों की ही एक एडवांस प्रजाति हैं जो इस छोटे से ग्रह पर रह रहे हैं, लेकिन सिर्फ हम इस पूरे ब्रह्मांड को समझ पा रहे हैं और शायद यही हमें खास बनाता है। मेरा मकसद हमेशा से साफ था,
ब्रह्मांड के काम करने के तरीके को जानना और ये पता करना कि इसके अस्तित्व में होने की वजह क्या है। अच्छी बात है कि दुनिया में इसके जवाब की कुछ निशानियां हैं और सबसे बड़ी तो हमारे सिरों के ठीक ऊपर है। रात में आकाश के एक छोटे से हिस्से को ही क्यों न लीजिए, भले ही वो पिन की नोक जितना ही क्यों ना हो, उसमें आप ये देखेंगे गैलेक्सीज के इस बड़े से जाल का एक छोटा सा हिस्सा, शायद ये उसके करोड़वें हिस्से से भी कम है जिसे हम अपने छोटे से ग्रह से देख सकते हैं। लेकिन इस छोटे हिस्से में भी वो निशानियां हैं जिससे हम अपने भूत, वर्तमान और भविष्य से जुड़ी बातों को समझ सकते हैं। पृथ्वी से देखने पर ये सारी गैलेक्सीज हल्की लाल नजर आती हैं। ये बिल्कुल कांच जैसी दिखती है। यही लाल रंग हमें यूनिवर्स के बनने का प्रमाण देता है और इसे प्रूव करने के लिए मुझे एक सीधी सड़क और एक शोर मचाती हुई कार की जरूरत पड़ेगी। इस गुजरते हुए शोर को ध्यान से सुनिए। जब कार पास आती है तो उसके इंजन की आवाज बढ़ती है। जब वो दूर जाती है तो वो कम हो जाती है। इस घटना को डॉपलर शिफ्ट कहते हैं और ऐसी ही घटना लाइट के साथ भी होती है। अगर हमारी आंखें और सेंसिटिव होती तो हम देख पाते कि जब कार हमारे पास पहुंचती है तो उसका रंग नीला हो जाता है और निकलते वक्त उसका रंग लाल हो जाता है। ये सेम रूल स्पेस में भी अप्लाई होता है। दूर मौजूद सारी गैलेक्सीज हल्के लाल रंग की हैं, तो सामान्य फिजिक्स के हिसाब से वो सब धीरे धीरे दूर जा रही होंगी। मतलब सारा यूनिवर्स धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहा है सारी दिशाओं में, और ये बड़ा और बड़ा होते जा रहा है। जैसे गुब्बारे के अंदर हवा भरी जाती है तो वो फूलता जाता है। मैं जानता हूँ ये सुनने में अजीब जरूर लगेगा, मगर कॉस्मोलॉजिस्ट के तौर पर ये एक लॉटरी जीतने जैसा है, क्योंकि यूनिवर्स की उत्पत्ति का कारण और तरीका समझने के लिए हमें सिर्फ वक्त रोकना होगा और समय की घड़ी को उल्टा चलाना होगा। काफी रिवाइंड करने पर हर चीज पास आ जाती है, काफी ज्यादा पास। सभी गैलेक्सीज या सभी एस्टेरॉइड जैसी चीजें एक पॉइंट पर आकर समा जाती हैं, जिसे हम 13.7 बिलियन साल पहले से चालू हुई इस यूनिवर्स की शुरुआत कह सकते हैं। तो ये काफी साफ बात है कि अगर हम इन सब क्लूज को ठीक से समझें तो सालों पहले यूनिवर्स कैसे एक बिंदु में हुए विस्फोट से अस्तित्व में आया ये समझ सकते हैं। इस घटना को बिग बैंग कहा जाता है। लेकिन इस आग और शोर के बीच उलझने से पहले हमें एक पल के लिए ठहरना चाहिए। अपनी शुरुआत में बिग बैंग बिल्कुल अंधेरे में हुआ था, क्योंकि तब लाइट का कोई अस्तित्व नहीं था। उसे देखने के लिए हमें विशेष कॉस्मिक नाइट विजन की जरूरत पड़ती। लेकिन बाहर से मिला यह दृश्य भी असंभव सा लगता है और सुनने में शायद अजीब लगे, मगर तब स्पेस जैसी कोई चीज थी भी नहीं। मतलब तब बाहर जैसा कुछ नहीं था, जो था सब अंदरूनी था। ये अर्ली यूनिवर्स सचमुच अजीब था।
और इसके बारे में मैं और खुशी से जानना चाहूंगा, मगर इसमें स्पेस और टाइम जैसे कॉन्सेप्ट लागू नहीं होते। यह महज एक छोटा, अत्यंत गर्म, बहुत ज्यादा ऊर्जा और धुएं से भरा हुआ गोला था, और फिर एक दिन उसमें अचानक विस्फोट हो गया। खूब सारे रेडिएशन के साथ यह सेकंड भर से भी कम समय में संतरे जितना बड़ा हो गया। 1 सेकंड के ट्रिलियनवें भाग से भी कम समय में, मतलब 0 समय में। और इस तरह अचानक ब्रह्मांड अस्तित्व में आया, बड़ा और फैलता हुआ। ये हर बीतते पल के साथ ठंडा होता जा रहा था। लगभग 100 सेकंड में ही यह हमारे सौर मंडल जितना बड़ा हो गया था और करोड़ों मील तक फैल गया था। जब ये हो रहा था, ठीक इसी समय कॉस्मोस की एनर्जी ठंडी होकर मैटर बनाने लगी, जिससे अनगिनत सब एटॉमिक पार्टिकल बनने लगे। ये ब्रह्मांड में बनी पहली चीज थी। इसमें आधे पार्टिकल मैटर से और आधे मैटर के विपरीत गुणों वाले एंटी मैटर जैसी चीज से बने हुए थे। ये जब दोनों एक दूसरे से टकराते तो एनर्जी का विस्फोट होता और ये खत्म हो जाते। देखने में तो ब्रह्मांड का निर्माण किसी महातबाही के मंजर जैसा लगता है, और सौभाग्य से मैटर की क्वांटिटी एंटी मैटर से थोड़ी ज्यादा थी, इसीलिए लाखों में से एक मैटर पार्टिकल हमेशा बच जाता था। जो हमारे लिए अच्छी बात थी, क्योंकि उसी बची हुई चीज से हमारा यूनिवर्स बना है। आप हमें बिग बैंग के धुएं से उभरी हुई प्रजाति कह सकते हैं। जब कॉस्मोस एक्सपेंशन के 10 मिनट पूरे हुए, तब तक वो दूरी में हजारों लाइट ईयर्स में फैल चुका था। उसके बाद ये सब चीजें अगले 3,30,000 वर्षों तक ठंडी होती गई। फिर आखिरकार धुआं हटा और ब्रह्मांड दिखाई देने लगा। तो इस तरह से सब कुछ चलना शुरू हुआ, और मेरे ख्याल से ये एक बढ़िया कहानी है, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों के द्वारा दिए जा रहे एक्सप्लेनेशंस से ज्यादा सच्ची लगती हैं। लेकिन इसके बाद जो चीज हुई वो और भी ज्यादा शानदार थी। ये यूनिवर्स का तेज तर्रार वर्जन है। इसमें आप 14 बिलियन सालों में हुए एक्सपेंशन को 1 मिनट में देख पा रहे हैं। इससे पता चलता है कि कैसे यूनिवर्स धुएं के एक गुब्बारे से 100 बिलियन गैलेक्सीज को समेटकर घूमने वाली जगह बना। और मुझे यह बताकर और खुशी हो रही है कि यह सब एटम बाय एटम जुड़कर हुआ है। इसे सबसे बड़े लेवल पर हुई सेलेस्टियल इंजीनियरिंग कह सकते हैं। तो इस कॉस्मिक क्लॉकवर्क के पीछे की वजह क्या थी? मेरे हिसाब से इसके लिए जिम्मेदार थी ग्रेविटी। ग्रेविटी का आइडिया सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। वो 17वीं शताब्दी में इसी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। जहां आज मैं पढ़ता हूं।
शायद उन्हें ये विचार उनके सिर पर गिरे सेब के कारण आया था। उस सेब के गिरने से उन्हें समझ आया कि शायद सारी चीज़ें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं और चीज़ों का वज़न जितना ज़्यादा होगा, आकर्षण भी उतना ज़्यादा होगा। ये सेब धरती की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन अगर आप गौर करें तो धरती भी इन सेबों की तरफ आकर्षित होती है। यह घटना ग्रेविटी की शक्ति के कारण होती है। ग्रेविटी बिग बैंग के वक्त क्रिएट हुई और तब से चल रही है। और इसकी वजह शक्ति है जिसने मुझे, आपको और इन सेबों को इस धरती पर जमाए रखा है। अर्ली यूनिवर्स में ग्रेविटी काफी इंपॉर्टेंट रोल में थी। बिग बैंग के बाद यूनिवर्स महज एक गैस का गोला था जो सभी तरफ समान रूप से फैल रहा था। लेकिन अगले 200 मिलियन सालों तक ग्रेविटी ने इस गैस को वापस अंदर खींचा और एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जिससे बाकी चीजें बन पाए। लेकिन ऐसा पूरी तरह से नहीं हुआ। और अगर एक और कॉस्मिक स्ट्रोक न आया होता तो आज न शायद हम होते, न आप, न ये तारे, न ग्रह और न ही कुछ और होता। और हमें ये सब पता है क्योंकि 1982 में कुछ वैज्ञानिकों, जिनमें से एक मैं भी था, हमने 3 हफ्तों तक इसकी पड़ताल की थी। हालांकि कैलकुलेशंस काफी कठिन थे, मगर हमने जो निष्कर्ष निकाले थे उन्हें समझना आसान था। सबसे पहले मुझे इस जमीन की तरह एक समतल जगह चाहिए थी। ये मेरे कॉलेज का डाइनिंग रूम है और मैं यहां पर खूब सारी बॉल बेयरिंग्स को डालकर इस जगह को भरने वाला हूं। ये बॉल्स यूनिवर्स के मैटर को दर्शाती हैं, एक पतली गैस जो बड़े से कॉस्मॉस में फैली हुई थी। और यहां पर मिलता है भाग्य का असल साथ। अगर वे सभी समान डिस्टेंस पर प्रेजेंट हैं तो ग्रेविटी उन सभी को सभी दिशाओं में समान फोर्स से खींचती है। वो परफेक्टली अलाइन होते हैं और ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन सौभाग्य से यूनिवर्स का एक और रूल है कि कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। परफेक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती। अर्ली यूनिवर्स में कुछ असमानताएं थीं जो यहां महज 5 बॉल्स को हटाकर बनाई जा सकती हैं। अब भले ही आपको लगे कि इससे क्या ही बदलेगा, लेकिन ग्रेविटी के लिए वो छोटी बॉल्स बड़े मौके जैसी है। ग्रेविटी अब किसी एक दिशा में इन बॉल्स को ज्यादा खींचती है। बॉल बेयरिंग में बनी इन छोटी असमानताओं से ग्रेविटी को कुछ बड़ा करने का मौका मिल गया है। और ऐसा ही कुछ उस समय हुआ जब हमने यंग यूनिवर्स को छोड़ा। गैस से बने इस विशाल ब्रह्मांड में कुछ हिस्से
दूसरों से कुछ कम घने थे और ये लेस डेंस एरियाज बॉल बियरिंग्स में बने उन गैप्स की तरह थे। इस वजह से डेंस गैस वाले इलाकों में ग्रेविटी ने अपना प्रभाव दिखाया और वे हिस्से आपस में जुड़ने लगे और बाद में उन्हीं इलाकों में सितारे और गैलेक्सीज बनी। कॉस्मोस ने आज की हमारी खूबसूरत दुनिया को बनाने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा दिया था और इसके पीछे वजह इम्परफेक्शन और अव्यवस्थाएं थी। तो अगर अगली बार आपसे कोई आपकी गलती का जिक्र करे तो उसे कहिएगा कि गलतियां अच्छी होती हैं, उनके बिना ना आप होते और ना वो। $13.5 बिलियन ईयर्स पहले ब्रह्मांड गर्म हाइड्रोजन से बना एक गोला था जिसके अंदर ग्रेविटी लगातार फेर बदल करके उसे छोटे लेकिन कठोर बादल जैसा बना रही थी। हाइड्रोजन सबसे सरल गैसों में से एक है, लेकिन उसकी विशेषता यह है कि उसके पास अथाह शक्ति होती है। आप हाइड्रोजन को 1000 डिग्री पर गर्म कीजिए और वो वही ऊर्जा देने लगेगी जो एक तारे से मिलती है, जिसकी वजह से वो चमकता है और दुनिया को रोशन करता है। ये कैसे काम करता है जानने के लिए आइए पृथ्वी पर एक तारा बनाने की कल्पना करते हैं। इसके लिए हमें ढेर सारी हाइड्रोजन गैस लगेगी, शायद एक फुटबॉल स्टेडियम जितनी परफेक्ट रहेगी। इसके बाद हमें इस पर दबाव डालना है, जैसा ग्रेविटी स्पेस में करती है। जैसे जैसे हाइड्रोजन कंप्रेस होना शुरू होती है, उसके एटम्स एक दूसरे से टकराना शुरू कर देते हैं और तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब ये एक फुटबॉल जितनी सिकुड़ जाती है, तब उसका तापमान 10 मिलियन डिग्री के बराबर हो जाता है। इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। हाइड्रोजन के एटम्स एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं, जिससे एक नया हैवी मटेरियल बनता है, हीलियम। यहां हो रही इन लगातार टक्करों से कुछ मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। हमने एक छोटा सा तारा तैयार कर लिया है। अगर ये सही एक्सपेरिमेंट होता तो आप बिल्कुल भी इसके करीब नहीं जा पाते। क्योंकि इस छोटे से तारे से निकलने वाली ऊर्जा भी तबाही लाने के लिए काफी है। और पुराने वक्त के अर्ली यूनिवर्स में यही घटना पहली बार शुरू हुई थी, लेकिन काफी बड़े लेवल पर। ग्रेविटी ने हाइड्रोजन गैस क्लाउड को मिलियन वर्षों तक कंप्रेस किया, जिसने उन गोले के केंद्र के टेम्परेचर को न्यूक्लियर फ्यूजन होने के लिए उपयुक्त बनाया। उस पहले सितारे ने फूटकर जीवन बनाया, अपनी सारी ऊर्जा ब्रह्मांड को सौंप दी। ये सब प्रकृति के नियमों और बिग बैंग के बाद बचे मटेरियल्स के मेल से हुआ। उस गोले का साइज हमारे सूरज से 1000 गुना ज्यादा था और वो गहरी नीली रोशनी के साथ सालों जलता रहा, जिसके कारण आसपास का माहौल भी
प्रभावित होने लगा। नए सितारे बनने लगे और आज भी हमारे सूरज में यही प्रोसेस चल रही है, जिसकी वजह से हमें हमारे जिंदा रहने के लिए ऊर्जा मिलती है। लेकिन इसके बाद भी यहां से हम जहां आज हैं तक का सफर आसान नहीं था। आप हमारे जैसी विशाल दुनिया को सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम जैसी सिंपल गैसेस से नहीं बना सकते। आपको दूसरे तत्वों की जरूरत होगी, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, आयरन और भी काफी कुछ। लेकिन भाग्य ने एक बार फिर हमारा साथ दिया, क्योंकि वो प्रोसेस जिसकी वजह से तारे चमकते हैं वही कार्बन, ऑक्सीजन और आयरन भी बनाती है। तो ये तारे बाय एक्सीडेंट ही सही, लेकिन बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं। तारों के अंदर चल रही क्रियाओं को समझने के लिए मैं इसे बीच से बांट देता हूं। यहां बिल्कुल उस फुटबॉल स्टार की तरह हाइड्रोजन एटम्स जुड़कर हीलियम बना रहे हैं, जिससे काफी सारी ऊर्जा भी बन रही है। लेकिन हीलियम हाइड्रोजन के मुकाबले थोड़ी भारी होती है, जिसकी वजह से वो तारे के केंद्र की तरफ शिफ्ट हो जाती है और अब हीलियम एटम सेंटर में पहुंच जाते हैं और वे भारी तत्व कार्बन बनाकर ऊर्जा निकालते हैं और दूसरे नए एलिमेंट बनाते हैं। कार्बन हर सजीव चीज की महत्वपूर्ण कड़ी है। ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है और तारे के अंदर किसी प्याज की तरह परतें चढ़ती जाती हैं, किसी बहुत बड़े प्याज की तरह। जो तत्व केंद्र के जितने पास होते हैं वो उतने ही भारी होते हैं, जैसे नियॉन, ऑक्सीजन और आयरन। लेकिन चीजें लगातार बदलती हैं, क्योंकि आयरन फ्यूज होकर एनर्जी नहीं बनाता, इसीलिए ये एनर्जी बाहर जाने लगती है। तारे की सबसे निचली सतह पर तब तक आयरन बनकर जमा होते जाता है जब तक वहां सब कुछ जल नहीं जाता। और फिर अब ग्रेविटी फिर इस सितारे पर अंदर की तरफ दबाव बनाती है, जिससे इसके कोर का तापमान लगातार बढ़ते जाता है। यह हमारे सूरज की तुलना में लगभग 100 गुना ज्यादा होता है और आखिरकार दबाव चरम पर पहुंच जाता है और विस्फोट हो जाता है। ये एक सुपरनोवा है, जिसे एक सितारे का अंत लेकिन दूसरे की शुरुआत कह सकते हैं। इन कुछ माइक्रोसेकंड्स में एक जबरदस्त शॉक वेव विस्फोट के साथ बाहर आती है और सितारे के अंदर का लोहा और भी हैवी एलिमेंट में तब्दील हो जाता है। तो इस तरह गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम जैसे हैवी एलिमेंट्स किसी सितारे के केंद्र में विस्फोट होने से बनते हैं। तो अगर आपके पास कोई सोने की अंगूठी है तो उसकी कदर कीजिए, क्योंकि वो मेटल करोड़ों साल पहले किसी महाविस्फोट में बना था। यह वही महाविस्फोट था जिसने हमारे आसपास के सभी एलिमेंट्स बनाए। ये बात मुझे हमेशा चकित कर देती है
कि हमारे भीतर भी वही सब चीज़ें हैं जो सितारों में होती हैं, और हमारा दिल भी सितारों से मिली ऊर्जा से धड़कता है। लेकिन हमारे कॉस्मोस में सितारों की तरह और भी जादुई चीज़ें हैं। बिग बैंग के 300 मिलियन वर्षों के बाद बने सबसे पहले सितारे ने गैलेक्सीज बनानी शुरू की, जिसका शेप और साइज काफी हैरत अंगेज करने वाला था। हमारी गैलेक्सी, जिसे मिल्की वे भी कहते हैं, सबसे पुरानी गैलेक्सीज में से एक मानी जाती है। इसकी उम्र करीब 13 बिलियन साल बताई जाती है। ये 6000 बिलियन माइल्स डायामीटर में फैली हुई है और इसके भीतर 200 बिलियन के करीब सितारे मौजूद हैं। लेकिन क्योंकि अभी तक ज्यादातर सितारे पृथ्वी से नहीं देखे जा सके हैं, इसीलिए ये संख्या और कई करोड़ों में बढ़ सकती है और इसे शायद गिना नहीं जा सकेगा। अब चूंकि ये सारे सितारे ग्रेविटी से बने हुए हैं, तो आप यूनिवर्स को बनाने का श्रेय ग्रेविटी को दे सकते हैं, क्योंकि उसने साधारण गैसेस को खूबसूरत और शक्तिशाली चीजों में तब्दील कर दिया। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और ग्रेविटी का भी अपना डार्क साइड है। हमारी गैलेक्सी के ठीक बीच में इस बात का साफ उदाहरण देखने को मिलता है कि क्या होता है जब ग्रेविटी की पावर सर्वशक्तिशाली हो जाती है। जवाब है ब्लैक होल्स। जब मैं 20-21 साल का था तब मैंने ब्लैक होल्स के बारे में बेसिक कैलकुलेशंस किए थे, मगर तब मुझे मेरे विचारों को समझने वाले लोग नहीं मिले, और आज सब जगहों पर इन्हीं विषयों को पढ़ाया जा रहा है। दुनिया भर के फिजिसिस्ट्स मानते हैं कि ब्लैक होल अपने आप में तो काफी रहस्यमय हैं ही, मगर उनका होना यूनिवर्स के बनने में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये हमें ब्रह्मांड के संभावित अंत की तस्वीरें भी दिखाता है। एक ब्लैक होल तब बनता है जब कोई बड़ा तारा हमारे सूरज से 20 गुना भारी अपने जीवन के आखिरी चरणों पर आ जाता है। तब वो सूरज की तरह नहीं दिखता, वो अस्थिर हो जाता है, क्योंकि ये उसका आखिरी कुछ वक्त होता है। तब वो काफी विध्वंसक हो जाता है और आखिरकार जब उसका फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो सिकुड़ने लगता है और लगातार घना और गर्म होता जाता है। और इस तरह के बड़े और गर्म तारे की ताकत का मुकाबला शायद ब्रह्मांड की कोई दूसरी चीज नहीं कर सकती है। इसका कोर इतना शक्तिशाली हो जाता है कि ये आसपास की सारी चीजों को अपने भीतर खींचने लगता है। इसकी ग्रेविटी आपे से बाहर हो जाती है। लगभग 15 सेकंड के आसपास समय में यह ताकत कई मिलियन किलोमीटर की परिधि को 12 किलोमीटर की परिधि तक ले आती है। तारे के अंदर का मास उतना ही होता है, मगर यह साइज में कम और कम होता जाता है। क्रोड का तापमान करीब 100 बिलियन डिग्रीज तक पहुंच जाता है। इसकी बाहरी लेयर सुपरनोवा के वक्त पर फूटती है, लेकिन इसके भीतर की ग्रेविटी लगातार इसे और घना बनाती है। इसे ग्रेविटेशन वेल कहते हैं। ये इसे एक बिंदु के आकार तक सिकोड़ देती है और तब इसे सही मायने में ब्लैक होल कहते हैं। आसपास की कोई भी चीज इसके खिंचाव से बच नहीं सकती, लाइट भी नहीं।
ब्लैक होल की गहराई की कल्पना कर पाना भी काफी कठिन है, लेकिन इसे मैं किसी जानी पहचानी चीज का उदाहरण देकर समझाऊंगा, और वो है पृथ्वी। फर्क कीजिए कि मैं एक एक करके पृथ्वी की सारी चीजों को क्रश कर रहा हूं, और कुछ समय बाद इस काम में ग्रेविटी भी मेरा साथ देने लगती है, और इससे तैयार होता है ब्लैक होल। सोचिए, पृथ्वी को अपना ग्रेविटेशनल वेल बनाने के लिए कितना छोटा होना पड़ेगा। मुझे इसको लगभग 8000 माइल्स डायमीटर से एक मूंगफली जितनी छोटी करना पड़ेगा। सालों से ब्लैक होल्स की स्टडी करते हुए सबसे आश्चर्य की बात मैंने ये जानी कि एक ब्लैक होल कभी भी पूरी तरह से ब्लैक होल नहीं हो सकता, बिल्कुल उसी कारण से जिस कारण से अर्ली यूनिवर्स पूरी तरह से फैल नहीं पाया था। परफेक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती। ब्लैक होल्स से जरूरी रेडिएशन निकलती है। वे जितने छोटे होते हैं उतनी ज्यादा और खतरनाक रेडिएशन निकालते हैं, और ऐसा ब्लैक होल जो शायद मूंगफली जितना हो पर एवरेस्ट जितना भारी है, वो चमकने की क्षमता रखता है। स्पेस में मिलने वाले ब्लैक होल्स काफी बड़े होते हैं। जो छोटे होते हैं वे हमारे सूरज से 4 गुना भारी और 15 माइल्स बड़े हैं, और कुछ तो इतने बड़े हैं कि हजारों सूरज उसमें समा सकते हैं। और इसके बाद सबसे बड़े यानी सुपर मैसिव ब्लैक होल्स आते हैं, जो हमारी जैसी तमाम गैलेक्सीज के सेंटर में स्थित होते हैं। इस ब्लैक होल का वजन लगभग 4 मिलियन सूरजों और इसका डायमीटर 11 मिलियन माइल्स के बराबर माना जाता है। इस तरह के ब्लैक होल्स के इर्द गिर्द ही कई गैलेक्सीज जैसे मिल्की वे भी घूमती हैं। ये एक तरह की स्टेबिलाइजर होती हैं जो दूसरे के शेप को बनाकर रखती हैं। तो बिग बैंग के 8 मिलियन सालों और कई भाग्यशाली महापरिवर्तनों के बाद हमारे पास कई अरबों तारे और गैलेक्सीज हैं जो ब्लैक होल के आसपास धीरे धीरे चक्कर काट रही हैं। तो अब ये जानने का सही समय है कि हमारा सूरज, हमारी पृथ्वी और हम आखिर बने कैसे। हमारा सोलर सिस्टम, हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर से 26,000 लाइट ईयर्स दूर है, या इसे 2/3 हिस्सा दूरी भी कह सकते हैं। कैसे ये बड़े बड़े ग्रह एक पीले जगमगाते तारे का चक्कर काटने लगे, इसके पीछे की कहानी करीब 6 बिलियन साल लंबी है। लेकिन चूंकि हमारे पास उतना समय नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी समझाता हूं। इसकी शुरुआत एक धमाके से होती है। बहुत पहले के सितारे में एक महाविस्फोट हुआ, जिसकी वजह से उसके टुकड़े पूरे स्पेस में फैल गए, और अपने अंतिम चरणों में उसने काफी हैवी मेटल्स भी बनाए। हम ये सब इसलिए जान पाए क्योंकि उसकी डस्ट आज भी हम स्पेस में महसूस कर सकते हैं। इसे नेब्यूला कहते हैं, जो कि काफी खूबसूरत होते हैं। हर नेब्यूला अलग होता है, और हमारे केस में इसके क्लाउड्स में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, सिलिका और हमारे जैसी दुनिया बनाने वाली हर उपयोगी चीज मौजूद है। इन कणों को खींचकर ग्रेविटी ने एकजुट किया, और इस तरह से प्लैनेट बनने की कहानी की शुरुआत हुई। डस्ट
के बड़े बड़े घेरे बनने शुरू हुए और इनमें से एक के बीच में एक पथरीला ग्रह, जिसे हम अर्थ कहते हैं, बनना शुरू हुआ। यह पूरी तरह से तारे की धूल और ग्रेविटी के प्रभाव से मिलकर बना था। 100 मिलियन वर्ष बीतने तक ये धूल की एक बड़ी सी बॉल बन गई थी, जिसमें कई मिलियन टन के आकाशीय पिंड मौजूद थे। ये वो जगह है जहां से पृथ्वी, आपकी और मेरे बनने की शुरुआत हुई थी। लेकिन हमारा यह ग्रह ऐसा ही पथरीला और धातुओं का गोला ही होता अगर इसमें प्रकृति की एक और महाघटना न हुई होती। $93 मिलियन दूर नेब्यूला के बीचों बीच मौजूद हाइड्रोजन गैस का टेम्परेचर और प्रेशर इतना बढ़ गया था कि एटम्स आपस में जुड़ने लगे, जिससे एक नया सितारा, हमारा सूरज बना। जब सूरज अपने शुरुआती चरणों में था, तब इसमें जबरदस्त धमाके हुए, जिससे सोलर विंड पैदा हुई, जिससे रेडियो एक्टिव धूल पैदा हुई। इन धमाकों ने नेब्यूला के पास मौजूद एस्ट्रल बॉडीज को भी झटका दिया और वो सोलर सिस्टम के छोर तक पहुंच गई। यही कारण है कि आज हमें सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड सा लगता है। सोलर सिस्टम के बाहरी हिस्सों पर बड़े बड़े गैसीय ग्रह जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून मौजूद हैं। इसके अंदर की तरफ मर्क्यूरी, वीनस, मार्स और अर्थ मौजूद हैं। हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि सूरज लगभग 8,65,000 मील चौड़ा है, जिसकी वजह से यह कई और बिलियन सालों तक जल सकता है। लगभग 8 बिलियन साल और शायद नई सभ्यता और जीवन के विकास के लिए इतना वक्त काफी है।